नाज़रीन, साल 2020 का सूरज गरूब हो गया। अब नए साल में जो 2020 के चैलेंजेस थे, क्या वो उसी तरह से चलेंगे? और साल 2020 का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एक आलमी वबा, ग्लोबल पेंडेमिक, कोरोना वायरस, ना नजर आने वाला वायरस, जिसने पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उसको रेडिकली बदल के रख दिया। और हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को किस किस तरह से तब्दील किया। उसने तालीम को भी इफ़ेक्ट किया, हेल्थ सर्विसेज को इफ़ेक्ट किया, और इसके असरात पाकिस्तान में भी देखे गए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए जो 2020 के चैलेंजेस थे, उसमें से कौन कौन से चैलेंजेस 2021 में जाएंगे, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि 2020 में, सिर्फ 2020 में हमने कौन कौन सी बड़ी स्टोरीज़ की, बड़े स्कैंडल्स किए, जिसका कि असर बराह रास्त आपकी ज़िंदगी पे था। और क्या अगले साल इससे कोई बेहतरी आएगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सबसे बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2020 में क्या थे। सबसे बड़ा चैलेंज, जो कि एक आलमी चैलेंज भी था, वो था कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक के साथ निमटना किस तरह से। और आज 31 दिसंबर 2020 तक, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ, पाकिस्तान में तकरीबन 10,105 पाकिस्तानी लुकमाए अजल बन चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और जब हम ये आज बात कर रहे हैं तो 2021 में क्या ये इसी तरह मामला चलेंगे? दुनिया को ये उम्मीद है कि एक वैक्सीन इजाद कर ली गई है। पाकिस्तान में आज तक की जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि हमने भी 22 करोड़ आबादी के लिए कोई 15 लाख वैक्सीन का ऑर्डर कर दिया है, जो कि आएंगी। लेकिन क्या इससे हालात तब बहुत जल्दी तब्दील हो जाएंगे? जो पहले स्टेप्स इस हुकूमत ने लिए, जिसका कि वज़ीर आज़म ने आज भी जिक्र किया, स्मार्ट लॉकडाउन का, वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी और पहली वेव में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और हमारी दुआ भी ये है अल्लाह ताला से कि अपना रहम जारी रखे पाकिस्तान पे, और ये वबा जो सेकेंड वेव है, जिसको कहा जा रहा है कि ज़्यादा ख़तरनाक है, वो पाकिस्तान में उतनी तबाही ना मचाए जितनी वो दुनिया के बाकी ममालिक में मचा रही है, और तमाम आलमी दुनिया जो है उसको इस वबा से निजात भी दिलाए। इससे बहुत सारे चैलेंजेस भी लिंक्ड हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब इससे कोशिश भी करते रहे निमटने की, और अपोजिशन उनको बार बार याद भी कराती रही कि वज़ीर आज़म साहब, आपने तो 1 करोड़ घर बनाने का, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, वो वादे क्या हुए? तो ये जब अपोजिशन जब भी ये याद कराती है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी पूरा साल इस हवाले से बैठे रहे, सोचते रहे, बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग्स भी की, तो उसमें यही कंसर्न था कि इकॉनमी को रिवाइव किस तरह से किया जाए, मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कैसे किया जाए। अब मईशत को खड़ा करने के लिए बहुत से इकदाम लेना ज़रूरी थे। और जब कोरोना पेंडेमिक आया तो दुनिया भर में जहाँ इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम किए गए, जो स्टेट बैंक से मुख्तलिफ ममालिक के सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने जो स्टेप्स लिए, पाकिस्तान ने भी उनको रेप्लिकेट किया। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के सहाफ़ी थे, जिनमें कि मोहम्मद मालिक का भी नाम आता है, रऊफ क्लासरा का आता है, और हमने भी आवाज़ उठाई थी, शहबाज राना ख़ास तौर पे, कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 13% से ऊपर लेके गए थे, जिसने पहला ब्लो दिया पाकिस्तान की इकॉनमी को और हॉट मनी अट्रैक्ट करने के लिए, गलत एक पॉलिसी थी। और वज़ीर आज़म से ये 12 सवाल भी हुआ था, पब्लिकली भी सवाल हुए थे कि ये तो वो पॉलिसीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक हिटमैन अडॉप्ट करते हैं। और फिर वो हमने देखा कि जब कोरोना पेंडेमिक आई तो इंटरेस्ट रेट को कम किया गया और इकॉनमी को चलाने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए। अब सवाल ये बनता है कि अगर वाकई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना एक अच्छी पॉलिसी थी, तो फिर तो वो जब कोरोना पेंडेमिक आई थी उस वक्त भी जारी रहना चाहिए था। जिस हॉट मनी को रजा बाकिर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक साहब, बेच रहे थे बैठ के कि जी हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, वो हॉट मनी गई किधर? मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल ये हॉट मनी का स्कैंडल जरूर इन्वेस्टिगेट होगा, और इसमें रजा बाकिर साहब का और डॉक्टर हफीज शेख साहब का क्या किरदार था। अगर ये हुकूमत खुद इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तो आने वाली हुकूमतें यकीनन इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी। और ये चीज़ एक मार्क हो चुकी है, सबके जहन में है कि कौन किसने इस हवाले से क्या किया। लेकिन बहरहाल ये वो चैलेंजेस थे इकॉनमी के, जिसको कि इकॉनमी को फिक्स करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात फिक्रमंद रहे। और आज भी जो अशिया खुर्दो नोश है, उसकी कीमतों के हवाले से परेशान रहते हैं। आज साल का आखिरी दिन था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें भी हमें कल पता लगा कि बढ़ गई। क्या अगले साल ये कुछ कम होने की उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। पेट्रोल की कीमतें अगले साल बढ़ेंगी, और उसकी मैं वजह आपको बता दूं कि जो वैक्सीन कहा जा रहा है ईजाद हो गई है, जो एयरलाइंस हैं वो दोबारा खड़ी हो रही है, ग्लोबल इकॉनमी दोबारा रिवाइवल की तरफ जा रही है। तो जब ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी वो बढ़ानी पड़ेंगी। हाँ,
प्राइम मिनिस्टर साहब एक काम कर सकते हैं, जो कि उन्हें थोड़ा बहुत रिलीफ अगर आवाम को देना है, तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो कि पिछले कई सालों बाद पाकिस्तान में मैक्सिमम 30 रुपए चार्ज हो रही थी और उसको फिर थोड़ा कम भी किया गया, वहां पे एक रिलीफ का मार्जिन है। अगर वजीर आजम साहब चाहें तो 2021 में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें 2021 में बढ़ेंगी। क्या बिजली की कीमतें यही रहेंगी या बढ़ेंगी? बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा से मुराद है तकरीबन 25%, और ये 25% की फिगर तब आ रही है कि IMF के साथ आपने मुआहिदा करना है, और IMF की मेन बुनियादी डिमांड ये है कि ना 25% आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं। अब 25% जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनन नाज़रीन आपके बिल भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, पेट्रोल भी बढ़ेगा, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, और इसका फिर पूरी मईशत में एक ओवरऑल इफेक्ट भी आता है। और उसको किस तरह से आपने केटर करना है वो यकीनन जब बजट आएगा जून में, तो उस हवाले से हमें पता लगेगा कि हुकूमत हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए उस हवाले से क्या कर रही है। साथ माशी चैलेंजेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वज़ीर आज़म उस पर कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सियासी चैलेंज इसके साथ वज़ीर आज़म को आया साल 2020 में, वो अपनी कोलिशन पार्टनर्स, क्योंकि कोलिशंस पार्टनर्स के सर पे ये हुकूमत खड़ी है, बड़ी थिन मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कभी नाराज हो गए, कभी मान गए, और नाराज़गी का जब भी इजहार हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी डायरेक्टली और कभी अपने चंद खैरखाओं के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मना के साथ रखने की कोशिश करनी पड़ी। साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी हमने यही हाल देखा, और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी कुछ अपने मुतालबात का कह रही है कि जी हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, कुछ इजहार इसी तरह का और है। एक कोलिशन पार्टनर अख्तर मेंगल साहब इमरान खान साहब को छोड़ गए, तो अब क्या ये कोलिशन को मेंटेन रखने के जो चैलेंजेस 2020 में थे वो 2021 में भी रहेंगे? 2021 में ये ज़्यादा चैलेंजेस कंपाउंड हो जाएंगे, और इमीडिएटली अभी जनवरी अगर कल से जब शुरू होगा और सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो तमाम भाव ताव किया जाएगा कि सेनेट में किस कोलिशन पार्टनर को कितनी सीट्स चाहिए, किसको क्या हिस्सा चाहिए। तो अब उस कोलिशन पार्टनर्स को किस तरह से साथ रखा जाए, कैसे खुश रखा जाए, ये भी उन पॉलिटिकल चैलेंजेस में से एक चैलेंज होगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जितने पार्टनर्स हैं वो भी अब कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ कुछ राब्ते टॉप लेवल पे भी इस्टेब्लिश हुए, तो वो भी इनको वो करने की, अपने साथ मिलाने की PDM पूरी तरह कोशिश करेगी। और इस सारे का मकसद क्या होगा? इस सारे का मकसद होगा एक इन हाउस चेंज लाना। तो इन हाउस चेंज जो है सेंटर में और ख़ास तौर पर पंजाब में इसकी कोशिश होगी, और PDM ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें भी ये ऑप्शन डिस्कस हुआ। तो क्या ये तब्दीली लाने की कोशिश पहले वफाक से की जाएगी या पंजाब से? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर ये कोशिश होगी तो पहले इसके लिए ग्राउंड टेस्टिंग जो होगी वो पंजाब होगा, और पंजाब इसलिए होगा कि एक मैसेज दिया जाए सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, क्योंकि जो एक सिलसिला शुरू हुआ और एक बातचीत शुरू हुई कि जी एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2006 में जनरल मुशर्रफ के दौर में बात शुरू हुई थी कि जी एक रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, अब उसका नाम ग्रैंड नेशनल डायलॉग रख दिया गया। और इस हवाले से मोहम्मद अली दुरानी साहब, एक और कोलिशन पार्टनर हुकूमत के इत्तेहादी, वो भी काफ़ी एक्टिव है। उनकी चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब से जेल में बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई, और उसके बाद भी उन्होंने वही आके बात की कि जी ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह चुके हैं कि वो चोरों डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो। और ग्रैंड नेशनल डायलॉग पे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कन्विंस नहीं होते तो उसकी मैसेजिंग के लिए एक तरीका हो सकता है कि पंजाब में कुछ हिलजुल हो, जिससे कि शायद एक मैसेज आए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इदराक है, और उनके कुछ पार्टी के जो वफादार लॉयलिस्ट हैं जिनको कि क्योंकि वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग को सपोर्ट नहीं करते तो उनकी शिकायतें भी लगाई जाती हैं, तो उनका ख्याल है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग अगर शुरू होता है तो इसकी फिर अगली स्टेज जो होती है वो है ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब
किसी सूरत रजामंद नजर नहीं आते। तो ये वो चैलेंजेस हैं सियासी फ्रंट पे जो आगे जाके नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर ने लाहौर से खबर दी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकात हो रही है, जारी है मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ। जी हाँ, वही मौलाना फजलुर रहमान साहब अब मोहम्मद अली दुरानी साहब से मिल रहे हैं। और पीडीएम के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं कि उन्होंने साल 2021 में 1 जनवरी को कल जो रायविंड में मुलाकात है कि अपनी कोलिशन को बरकरार कैसे रखना है। और अब मोहम्मद अली दुरानी साहब वही ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मैसेज मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी लेके गए। अगर इस वक्त तक तो ग्रैंड नेशनल डायलॉग के आइडिया को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रिजेक्ट कर चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत पर यकीन भी रखती है। और कल जब पीडीएम का इजलास होगा, रायविंड में इजलास होगा, तो बहुत से फैसले होंगे जिसके बाद पीडीएम अपना फ्यूचर का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, अपना अगला लाहे अमल है, वो भी उसका भी फैसला करेगी कि किस तरह से आगे जाना है। और इसमें यकीनन ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग वाली बात जो है वो भी जेर बहस आएगी कि ये वाला जो सिलसिला है सारा, इसमें पीडीएम को क्या मिलेगा, पीडीएम के जो 9 जो जमातें हैं इसमें शामिल, उनके लिए इसमें क्या चीज़ है और इनको इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। तो ये वो सियासी चैलेंजेस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 2020 में फेस कर रहे थे और आगे 2021 में भी ये मामलात चलते रहेंगे। अब कुछ नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उस वक्त जनरल बाजवा की जो डिप्लोमेसी थी, बाजवा डॉक्ट्राइन, तो उसके तहत हमने देखा था कि सऊदी अरब के साथ जनरल बाजवा के जो विजिट्स हुए थे, मुत्तहिदा अरब इमारात में विजिट्स हुए थे, कतर में विजिट्स हुए थे, चाइना में विजिट हुए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुनियादें रखी गई थी और स्ट्रॉन्ग बुनियादें रखी गई थी कॉपरेशन की इन तमाम ममालिक के साथ। लेकिन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और जो बुनियाद जनरल बाजवा ने रखी थी उसको बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। हमने देखा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान भी आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी मोहब्बत का वालिहाना इज़हार करते हुए उनकी गाड़ी भी चलाई। और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक इकनॉमिक बेल आउट पैकेज दिया, मुत्तहिदा अरब इमारात ने बेल आउट पैकेज दिया, कतर ने कहा कि जी हम भी यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरब ने भी कोई $20 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की थी। लेकिन अब 2 साल गुजरने के बाद हमें यह एहसास हो रहा है कि शायद फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, उस जितनी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस हुई थी वो तो एक तरफ, जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हैं उनकी नौकरियों का क्या हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बाकायदा जो वर्क वीज़ाज हैं उस पे साल के आखिर में आके पाबंदी लगाई। फॉरेन ऑफिस कहता है कि इस हवाले से बातचीत हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी कंफर्म किया था कि जब उन्होंने दौरा किया और उस हवाले से उन्होंने बातचीत की, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही हैं। तो क्या ये हालात आगे जाके बेहतर होंगे? साल 2021 में कोशिश ये की जा रही है कि इन हालात को बेहतर किया जाए और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक प्रॉन्ग है उसको ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है जनरल बाजवा ने। और इस हवाले से जो ISI चीफ हैं लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, उनके चंद एक ऐसे दौरे भी हुए हैं जिसका कि ISPR ने जिक्र नहीं किया चंद ममालिक के, और जो पाकिस्तान के फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसको मेंड करने की, मिलिट्री डिप्लोमेसी की, उस हवाले से बाकायदा तौर पे बैकग्राउंड में कोशिशें की जा रही हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी के जो चैलेंजेस हैं जो कि इमर्ज हुए वो इसी तरह से चलते रहेंगे और कोशिश की जाएगी कि इंडिया जो कि अब इनरोड्स बना रहे हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, पाकिस्तान के अपना ये ट्रेडिशनल जो मुस्लिम ममालिक हैं, भाई हैं, OIC में हमारे साथ एक ही फोरम में, ये ग्राउंड इंडिया के लिए छोड़ दे। पहली दफ़ा इंडियन मिलिट्री चीफ का सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ, तो अब 2021 में कोशिश ये होगी कि जितना हमने ये ग्राउंड इस हवाले से लूज किया या इंडिया वहाँ पे इनरोड्स बना रहा है उस ग्राउंड को रिकवर किया जाए। और जो फॉरेन पॉलिसी के जब मामलात आते हैं तो उसमें पाकिस्तान और भारत ट्रेडिशनली एक दूसरे के रवायती खिलाफ रहे हैं और हमने इस हवाले से देखा कि जो एस्केलेशन 2019 में हुई थी वो 2020 में भी चलती रहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस थी, सीज फायर लाइन की वायलेशंस भारत की तरफ से वो ज़्यादा बढ़ गई, उसमें सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया गया। हमारे बहुत से वहाँ पे फौजी सिपाही वो भी शहीद हुए और पाकिस्तान ने इसका इफेक्टिवली जवाब भी दिया। बार बार अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशंस को भी कहा कि इस चीज़ का बाकायदा तौर पे नोटिस लिया जाए।
ना सिर्फ ये बल्कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी जब व्हीकल्स वहां पे गई, उसका स्टाफ गया, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई। तो इंडिया अपनी जारियत जारी रखे हुए, और क्या 2021 में ये मजीद बढ़ेगी? बिल्कुल, इसको रद्द नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान इसका बारहा इजहार करता रहा है, वर्ल्ड कैपिटल्स को बताता रहा है कि इंडिया के जो डिजाइन्स हैं इस खित्ते में वो कुछ अच्छे नहीं, और ये एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट की ज्यादा 2021 में होगी। इस पर दुआ करनी चाहिए कि अमन रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके मिनिस्टर्स के जो अज़ाइम हैं वो पाकिस्तान पे हमला करने के, और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी तैयारियां किए हुए है, और बार बार भारत को याद दिलाया जाता है कि जो गलती आपने 2019 में की थी 27 फरवरी को, वो गलती दोबारा ना कीजिएगा, और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स होगा वो आप देख भी नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पूरी तैयारी पाकिस्तान ने इस हवाले से रखी हुई है, और भारत पाकिस्तान के साथ कर क्या रहा है? पाकिस्तान ने पहली दफा एक जवाब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दिया, और इसका क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जाता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे जितनी इंटेल आज तक भारत की जमा हुई थी दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से दफ्तर खारजा के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलके एक डोजियर आवाम का दुनिया के सामने लेके आए, और वो डोजियर मुख्तलिफ ममालिक को भी भेजा गया, अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजा गया, और इसमें बताया गया कि भारत किस तरह बहैसियत एक रियासत, एक स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाकायदा सबूत दिखाए गए। जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी वो इस हवाले से शेयर की गई, और साल के आखिर में हमने जाते जाते देखा कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट दी जिससे पता लगा कि 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा भारत ने शुरू किया हुआ था। ये चीज़ भी अनर्थ हुई। अब इस पर सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इसका जवाब कैसे देना है। अब प्रोपेगेंडे का सिर्फ एक जवाब होता है कि आप रियलिस्टिकली हकायक के साथ, फैक्ट्स के साथ जवाब दें, जैसा कि हमने डोजियर के जरिए जवाब दिया, और जितनी भी इस तरह की इंडियन कार्रवाइयाँ हैं उसको मॉनिटर करके आवाम के सामने और आलमे पूरी दुनिया के सामने हमें ये वाली चीज़ें लानी चाहिए। अब 2020 नाज़रीन जब ख़त्म हो रहा था तो इस हवाले से बहुत सारी और अहम डेवलपमेंट्स हुई जिसका कि असर हम 2021 में भी देखेंगे, और इस हवाले से जब हम अपने हमसायों पर नज़र डालते हैं तो अफ़गानिस्तान उसमें एक अहम हमें रोल नज़र आता है, और एक जंग जो सन 2001 में शुरू हुई थी वो हमें लग रहा है कि अब उसमें एक नई तब्दीली आ रही है। एक अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस, पीस डायलॉग बाकायदा तौर पे शुरू हुआ जिसमें पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया, और इस हवाले से अब अगली स्टेज क्या होगी, तालिबान का इस हुकूमत में रोल क्या होगा, ये वो चीज़ें जो 2021 में बाकायदा तौर पे डिसाइड होंगी, और इसमें मज़ीद प्रोग्रेस होता है या कि एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता है। 2021 में इस चीज़ का बाकायदा तौर पे हमें फैसला होता हुआ नजर आएगा, और 2021 में ही जनवरी 20 को जो बाइडन अमेरिका के सदर के तौर पे अपना हल्फ उठाएंगे, और ईरान के साथ जो उनकी पॉलिसी है और जमहूरियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके असरात पाकिस्तान पे भी काफ़ी हद तक हमें नजर आएंगे। अगर नाज़रीन 2020